वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज तपस आई एस में आपका स्वागत है। एज यू ऑल नो दैट कि लास्ट फ्यू डेज से जो है आपको करंट अफेयर की वीडियो नहीं मिला था। उसका रीज़न ये था कि कुछ दिनों से सर्दी जुकाम बहुत तरीके से जकड़ रखा था। कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था कि नाक लगातार जो है वो बह रहा था, तो उसमें आपको पता ही है कि वीडियो बनाना कितना अनकंफर्टेबल है। और गला जो है वो बिल्कुल भारी था। अभी फिर भी जो है वो मेडिसिन लिया हूँ, अभी भी कंटिन्यू है पर थोड़ा सा कम है, रिलीफ है। उसके लिए मैं आपके लिए जो है वो वीडियो है वापस से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे ही उसको बढ़ा पाएंगे। यकीन रखो कि पिछले 6-7 दिन की जितनी दिन की वीडियो आपको छूटा है उसका शॉर्ट नोट्स मैंने बना दिए हैं। 20-25 वन लाइनर फैक्ट्स बनेंगे आपको, जैसे गवर्नर का पावर जो है अंडर आर्टिकल 200 क्या है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर जजमेंट क्या आया वो देखना है। और कोप 28 जो है जो दुबई में अभी हो रहा है, तो उसमें लॉस एंड जो डैमेज फंड है वो एक न्यूज़ में है, वो देखना है। ग्रीन इनिशिएटिव करके एक मोदी जी ने क्वाइन किया है, वो देखना है। 2028 में हम प्लेज कर रहे हैं कि इंडिया को जो है वो होस्ट करने का जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर जो होस्ट होते हैं यूएनएफसीसी करके, उसको हमको मौका मिलना चाहिए, उसके बारे में एक न्यूज़ है। और कुछ 3-4 चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको मैं बताना चाह रहा था, लेकिन मैं अपनी तबीयत ख़राब की वजह से नहीं बता पाया। उसको मैं एक वीडियो में 40-50 मिनट की वीडियो में वो 20-25 जो है करंट अफेयर के जो न्यूज़ है नवंबर लास्ट वीक का, वो मैं आपको करवा दूंगा। फिलहाल जो है आज 2 दिसंबर है, और उसमें एक बहुत अच्छा जो आर्टिकल आया है, एडिटोरियल आया है, वो म्यांमार को लेकर है। हम म्यांमार के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, और ये यूनिफिकेशन ऑफ एक्चुअल यूनिफिकेशन ऑफ म्यांमार की बात करता है। इसका क्या मतलब हो गया उसका समझने की हम कोशिश करेंगे। और याद रखना कि जब भी म्यांमार की बात करूंगा तो इंडिया जो है म्यांमार के बाउंड्री को टच करता है, और इंडिया के बहुत सारे स्टेट, जैसे 3 या 4 स्टेट ऐसे हैं, तो आप सबको पता होगा कि वो 4 स्टेट है। 3 मत लगाना, वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे कि म्यांमार के बाउंड्री को टच करता है, और कैसे म्यांमार में जो चीज़ें घटित होगी, एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन म्यांमार, उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर देखने को मिलेगा इन लॉन्ग रन में। तो उसको आपको समझने की ज़रूरत है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, आज थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्योंकि मेरा नाक लगातार जो कंडेंसरी है वो जाम है, तो उसके लिए बह रहा है। उस बेस पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि म्यांमार में जो चुनी हुई सरकार है, डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको हटा के मिलिट्री ने पावर ले लिया, जिसको मिलिट्री कूप कहते हैं अपन लोग अपने नॉर्मल भाषा में। अगर उसने चुनी हुई सरकार को हटा दिया तो फिर वापस उसको चुनी हुई सरकार तो लाना पड़ेगा ना। म्यांमार ऐसा तो नहीं है कि मिलिट्री के दम पे चलेगी। कब लाएगा? तो बहुत बार ऐसा हुआ कि इलेक्शंस, आज इलेक्शंस कराएंगे, कल इलेक्शंस कराएंगे, जो इनकी मिलिट्री है वो कहती रही, लेकिन बहुत दिनों तक जो है, अब 2 साल से ज़्यादा हो गया है, और अभी 2 साल होने के बाद भी जो है म्यांमार में जो डेमोक्रेसी है वो रिस्टोर नहीं हुआ है। तो हमको देखना पड़ेगा। तो राइटर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखते हैं कि कैसे जो है वो NUG करके एक चीज़ है जो बना है, और वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एथनिक लोगों को, पीपल्स के, वहाँ के वुमेंस को, वहाँ के यूथ को एक जगह पे लाके, और जो है एक NUG बनाया है जिसको नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, और वो मिलिट्री के पावर को चैलेंज कर रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि कैसे जो है वहाँ के लोग जो है अपनी पीस इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ की अपनी ही मिलिट्री से लड़ रहे हैं। तो उसको समझने की ज़रूरत है, तो वो समझेंगे। दूसरा न्यूज़ ये हो गया। तीसरा न्यूज़ ये हो गया हमारे लिए कि कैसे इस पूरी टॉपिक को इंडिया किस तरीके से देखता है। इंडिया क्या सोचता है कि मिलिट्री पावर रहने से इंडिया को प्रॉफिट है कि नुकसान है, या फिर इंडिया डेमोक्रेसी के पुजारी होने का कारण, डेमोक्रेसी का इतना बड़ा जो है वो, जिसको अपन विश्व गुरु बोलते हैं कि हम डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, ठीक है, हमारे ब्लड में है डेमोक्रेसी है, इस तरीके की बातें करते हैं, चाहे वो कौटिल्य की समय की बात हो या चाहे अभी की बात हो, सॉरी हाँ। तो उस समय को लेके तो हम कैसे अपनी पड़ोसी में डेमोक्रेसी रीएस्टैब्लिश करने की, रीस्टोर करने की कोशिश करें। और इंडिया मिलिट्री के साथ जाएगा, चाहे NUG के साथ जाएगा, नेशनल यूनिटी जो भी है उनकी, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की ओर जाएगा, जो कि उन्होंने जो एज्यूम कर रही है, जो अपने आप को पैरेलल गवर्नेंस चलाने का मायदा रखती है और सक्षम है, और वो कह रही है, प्रूव करके दिखा रही है कैसे कैसे। मैं इस वीडियो में 10-20 मिनट में आपको समझा दूंगा। तो ये पूरी चीज़ें जो हो गई, इंडिया म्यांमार के रिलेशन को समझने की ज़रूरत भी है एक तरीके से। यूनिफिकेशन, और फिर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे एक टाइम पे एक UNSC में एक
रेजुलेशन पास हुआ था, तो उस समय पे इंडिया ने कैसे जो है वहाँ चुनी हुई सरकार के साथ ना देके कुल मिला के वहाँ एब्सेंट होके जो है एब्सेंट हो गया वहाँ पे रसिया और चाइना भी एब्सेंट हुआ। ये लोग जब ये एब्सेंट हुए तो कैसे वहाँ के मिलिट्री ने उसको थैंक्स किया, इंडिया को और चाइना को और रसिया को, कि ये लोग जो है मिलिट्री को जो है वो हेल्प कर रहे हैं, तो वो समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सब समझने के साथ साथ हमें ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि कैसे ये सब देखते हुए इंडिया का जो करंट व्यूज़ है म्यांमार को के ऊपर वो किस तरीके से, और इंडिया का कुल मिला के म्यांमार के ऊपर कुल मिला के पॉलिसी क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ये, और ये पूरी चीज़ जो है इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में समझाने की कोशिश किया है इन्होंने। तो लेट स्टार्ट। सो पहला टॉपिक देखते हैं क्या है। सो आप इन सब को जानते होंगे कि जितने भी जो लोग हैं जो ये डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, इनमें आप इनको हाईलाइट कर देता हूँ, इनको जानते होंगे। ये यहाँ की चुनी हुई सरकार थी 2020 से पहले। 2021 में क्या हुआ, मिलिट्री आया और इनको हटा दिया, ठीक है, और बोला कि आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन है, करप्शन के चार्ज है, तो आप जो है सो खाली कर दो। तो ये वाली चीज़ें हो गई। सो इनको हटा के मिलिट्री ने पावर ले लिया। सो जब ये पावर ले लिया तो इनके अगेंस्ट जो है बहुत सारे ग्रुप के लोग एक साथ आए मिलिट्री के खिलाफ, और उन्होंने एक जो है ग्रुप बनाया जिसको इन्होंने यहाँ पे कहीं पे NUG कहते हैं, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। और जब इन्होंने इसके खिलाफ, मिलिट्री के खिलाफ जो अपना डिमोन्स्ट्रेशन, अपना प्रदर्शन और या फिर उनके खिलाफ जो आंदोलन स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं म्यांमार स्प्रिंग रेवोल्यूशन। अंडरस्टैंड, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आपने डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार को हटा के पावर अपने पास ले लिया, मिलिट्री की बात कर रहा हूँ, म्यांमार की मिलिट्री का, तो म्यांमार मिलिट्री के खिलाफ वहाँ के लोगों ने एक आंदोलन स्टार्ट किया जिसको हम वहाँ के म्यांमार स्प्रिंग रेवोल्यूशन कहते हैं। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट देखते हैं। मेरे को लग रहा है आज मेरी तबीयत को खुद पढ़ाने के नाम पे कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, नाक इतना तेज़ बहने लगा ना। फिर भी मैं कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मैं मानता हूँ कि जितना हो पाए उतना हो पाए। सी द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। सो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार रन्स 1643 किलोमीटर का इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है। और इंडिया की 4 स्टेट ऐसे हैं जैसे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इसको शेयर करता है। सो ये म्यांमार की बाउंड्री को शेयर करता है। और आप सबको पता है कि मणिपुर में क्या स्थिति है अभी, मैती वर्सेस कुकी का। सो इसका भी इम्पैक्ट आपको देखने पड़ेगा कि जब म्यांमार से बहुत सारे लोग जो है वो भागने लगे वहाँ से, वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं गई तो वहाँ से मूव करने लगे। तो जब यहाँ से मूव करने लगे तो ये मिजोरम और मणिपुर में जाके सेटल हुए। और जब मिजोरम की गवर्नमेंट ने मणिपुर के गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ इस टाइप की टिप्पणी की कि जो बाहर के लोग हैं, क्योंकि इंडिया जो है रिफ्यूजी का जो कन्वेंशन है उसको साइन नहीं किया है, तो आपको वापस डिपोर्ट होना पड़ेगा। तो वहाँ पे कुछ लोग जो है वहाँ की स्थिति भी, मणिपुर की स्थिति को भी ख़राब किया। और उसमें एक रीज़न ये भी है कि मणिपुर में जो स्थिति ख़राब हुई मैती वर्सेस कुकी में, तो उसका बहुत सारा जो कारण है, जो अनडिफाइंड कारण है राइट नाउ स्टिल, वो म्यांमार का अनस्टेबल होना भी है। तो आप उसको भी इस तरीके से देखेंगे। सो बिफोर गोइंग टू FMR, हमको FMR समझने से पहले कि फ्री मूवमेंट रिजीम क्या होता है, हमें ये समझना पड़ेगा कि म्यांमार जो था वो इंडिया का पार्ट था। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, बहुत साल पहले की बात है, 1826 के आसपास की बात है अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया और म्यांमार जो है इन दोनों को जो है ना वो डिवाइड कर दिया था। इनकी बाउंड्री जो है बाउंड्री को अलग कर दिया था। तो जब बाउंड्री को अलग किया ना, तो कुछ एथनिक ग्रुप जो बाउंड्री के लाइन के ऊपर थे वो म्यांमार में चले गए, और कुछ लोग जो हैं वो इंडिया में बच गए। जो 4 स्टेट जिसको मैं नाम गिनवाया था कि म्यांमार इंडिया के 4 स्टेट, जिसको मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। सो कुछ एथनिक ग्रुप्स यहाँ रह गए और कुछ जो है म्यांमार में चले गए, लेकिन इनका पीपल टू पीपल कनेक्ट था। तो ये तो वापस तो ऑफकोर्स आएंगे ही अपने जगह पे, तो अपने लोगों से मिलने, अपने घर को देखने, तो वो मूवमेंट होता रहा। सो जब हम FMR की बात करते हैं तो हमको वो समझना चाहिए कि फ्री मूवमेंट रिजीम का मतलब क्या है। सो फ्री मूवमेंट रिजीम का मतलब एक्चुअली है
कि इज म्यूचुअली एग्रीड अरेंजमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज दैट अलाउ ट्राइब्स लिविंग अलोंग द बॉर्डर इन ईदर साइड टू ट्रेवल अप टू 16 किलोमीटर इनसाइड द अदर कंट्री विदाउट ए वीजा। तो विदाउट वीजा अगर कोई भी म्यांमार का एथनिक ग्रुप अगर वहाँ से 16 किलोमीटर इंडिया के बाउंड्री के आने के बाद 16 किलोमीटर अंदर तक जा सकता है इंडिया में, सो विदाउट वीजा, दे डोंट हैव नीड ए वीजा, सो इसको फ्री मूवमेंट रिजीम कहते हैं। ये दोनों तरफ से हो सकता है और ये पहले 2018 में इम्प्लीमेंट हुआ और ये इससे पहले भी जो है वो 2017 में ट्राई किया गया था, लेकिन उसमें उस समय रोहिंग्या की रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था म्यांमार में, उसकी वजह से 1 साल डिले हो गया। और 2018 में जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी को देखते हुए यहाँ को इसने ये वाली जो है फ्री मूवमेंट रिजीम उसको स्टार्ट किया। तो आपको अगर फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे में समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग तो 2017 से ही थी, लेकिन 17 में कुछ इस टाइप की चीज़ें हुई म्यांमार में जिसको रिफ्यूजी वो बोलते हैं रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस, सो उसकी वजह से हम डिले हो गए, अदरवाइज एफएमआर पहले ही साइन हो जाता। तो मोदी गवर्नमेंट ने इसको साइन किया। अब ये सब चीज़ें जो हो रही हैं 2017-18 में हो रही हैं, समझ रहे हो, 17 टाइमलाइन समझना। 2017 में हमने सोचा कि हमारे म्यांमार का रिलेशन अच्छा है तो हम क्यों नहीं ऐसा यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं एक कॉमर्शियल पर्पस के लिए या बॉर्डर हाट के लिए, डिफरेंट जैसे है। सो 18 में हमने उसको साइन कर दिया। 20 में इलेक्शंस हुआ, तो 20 के इलेक्शंस में क्या हुआ, म्यांमार में जो एनएलडी गवर्नमेंट थी वो वापस जीत गई, जैसे जिसको हमने बोला अन सिंह जो भी उनका नाम है, वो दोबारा जीत के आ गई। सो ये जीत के आ गई ना, तो आर्मी जो है, कुछ जगह पे ऐसा लिखा गया है कि आर्मी ने अपने बंदे को भी खड़ा किया था, सूडो बंदा वो था आर्मी का, लेकिन इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन वो हार गया। और वो हार गया तो वो चाह रहा था कि जो चुनी हुई सरकार है उसको किसी तरीके से रोका जाए, तो उन्होंने चुनी हुई सरकार के खिलाफ एलिगेशन लगाया करप्शन के चार्ज का, और उनको क्या है पावर से क्या किया, अलग करने की कोशिश किया। और जब इनको पावर से अलग करने की कोशिश किया तो उसको लिए उनको क्या करना, उनको जेल में डालना पड़ा, तो उन्होंने डाल दिया। सर जब 2020 में ये हुआ तो 2021 में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ 2020 में, 2021 में इलेक्शन हुआ। 2021 के इलेक्शन में क्या हुआ, 2021 के इलेक्शन में 2020 में इलेक्शन हुआ और 2021 में क्या हुआ, जो मिलिट्री थी उसने पावर को छीन लिया। थोड़ा सा फबलिंग हो रही है क्योंकि नाक लगातार जो है बह रही है, उसकी वजह से जो है वो कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से फैक्ट ऊपर नीचे हो रहा है जिसको मैं रिकरेक्ट कर रहा हूँ। सो 20 में इलेक्शन हुआ था और 21 में मिलिट्री ने पावर ले लिया था, और 21 के बाद जो है स्प्रिंग रेवोल्यूशन कंटिन्यू स्टार्ट हो गया। ठीक है, सो जब मिलिट्री ने पावर ले लिया तो मिलिट्री के खिलाफ वहाँ के लोगों ने आंदोलन करना स्टार्ट किया, जिसको स्प्रिंग रेवोल्यूशंस कहते हैं। सो म्यांमार हैज रिमेन्ड इन वायलेंट टर्मोइल सिंस द मिलिट्री टेक ओवर एज ए बैटल रेज बिटवीन प्रो डेमोक्रेसी फोर्स एंड द मिलिट्री। सो इसके लिए आपको देखने की जरूरत है। डे आफ्टर द कूप मैनी न्यू पार्लियामेंटेरियंस ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट्स, वही बात कर रहा हूँ, एनयूजी बना और उन्होंने लॉन्च किया स्प्रिंग रेवोल्यूशंस। फिर एनयूजी का एक आर्म विंग भी है जिसको आप बोलते हैं पीपल डिफेंस ग्रुप। सो पीपल डिफेंस ग्रुप मेड द न्यूमेरियस सिविलियन मिलिट्रीज हैव फॉट द मिलिट्री प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग कंप्लीट अथॉरिटी। सो इन्होंने मिलिट्री के कंप्लीट अथॉरिटी को नकारा और एक अपना जो है सिविल मिलिट्री ग्रुप बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया पीपल डिफेंस ग्रुप, और ये मिलिट्री से लड़े और डिफरेंट जगह पे इन्होंने अपना पैरेलल गवर्नेंस चलाने की कोशिश किया। और ये सही भी है कि आप उनके पावर को चैलेंज करते रहते हो। एन इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप एक ग्रुप है जो इसने रिपोर्ट किया है कि म्यांमार के एंटी मिलिट्री फोर्स है, जो फोर्स है जिसको पीडीजी बोलते हैं, उन्होंने बहुत $100 मिलियन जो है उन्होंने इकट्ठा किया, सोर्स फंड इकट्ठा किया। अब कोई भी अगर लड़ाई युद्ध लड़नी है तो आपको फंड की ज़रूरत है, और ये फंड कौन देगा, वहीं के लोग देंगे, बड़े बड़े लोग, जमींदार और ये पॉलिटिशियंस या बड़े बड़े लोग देंगे आपको, और आप उस फंड से क्या करोगे, उस मिलिट्री के खिलाफ लड़ोगे, अपनी मिलिट्री के खिलाफ खैर ये लड़ रहे हैं। सो ये हो गया। सो इनको बहुत सारे फंड भी मिल गए। ठीक है, एक मिनट। सो एनयूजी एंड इट्स एफिलिएटेड पीडीएफ ए डजन और सो एथनिक आर्म्ड मिलिट्री दैट बैक द पीडीएफ क्लेम कंट्रोल, बहुत जगह पे तो इन्होंने कंट्रोल क्लेम किया। ठीक है, सो उसके ऊपर एक टाइप का कि इस एरिया में जो है हमने जो है वापस से एक डेमोक्रेसी टाइप का लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मिलिट्री के पावर है म्यांमार की उसको छीना। सो ये तो अभी तक का हो गया। यस, सो नेक्स्ट ये है कि आइज ऑन इंडिया।
सो इंडिया क्या सोचता है म्यांमार के बारे में वो समझने की कोशिश करेंगे। सो दिल्ली का पोजीशन जो है वो एक फाइन बैलेंस बनाना है। एक तो उसको जो वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है, जो डेमोक्रेसी है, उसके बारे में उसको रिस्टोर करने की बात करनी है। वहीं दूसरी ओर उसको ये देखने की ज़रूरत है कि अगर हम जो मिलिट्री पावर है, जो ब्रूटल स्टेप जो जुनता ने उठाया है, जो वहाँ के लोग को वो मार रहे हैं, जो या फिर डिफरेंट तरीके से काम जो वहाँ के मिलिट्री कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं उसके साथ टाई अप नहीं रखूँगा तो हो सकता है कि चाइना इसमें रोल प्ले कर दे आके, चाइना और रशिया उसको आके रोल प्ले कर दे। सो हम डायरेक्ट आइसोलेट भी नहीं हो सकते हैं म्यांमार से कि नहीं नहीं डायरेक्ट जो है हमको तो एनयूजी के ही साथ देना है, ठीक है, और अगर मैं उसी को डेमोक्रेसी को स्टोर करने के लिए केवल एक साइड से लड़ाई करता रहूँगा तो हो सकता है कि दूसरा जो पावर है, वो बड़ा जो वर्ल्ड पावर है, सुपर पावर है, वो इस एरिया में आके अपना जो है एक टाइप का आधिपत्य जमा ले और इंडिया के जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको ख़त्म कर दे। तो आपको वो समझना पड़ेगा एज ए डिप्लोमेट्स। So Delhi position was to walk a fine line between expressing deep concern at the interruptions of democracy। जो डेमोक्रेसी में इंटरप्शंस हुए हैं उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट को, दिल्ली सरकार को, दैट मीन दिल्ली सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करता हूँ मैं हमेशा, सो उसको रिस्टोर करने की कोशिश करे एट द सम ऑफ द ब्रूटल स्टेप टेकन बाय द जोनता एंड सेफ गार्डिंग इट्स ऑन वाइटल इंटरेस्ट। तो हमारा खुद का जो वाइटल इंटरेस्ट है वो भी देखना है। इंश्योरिंग दैट म्यांमार डज नॉट प्रोवाइड ए हेवन टू नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंटी ग्रुप। बहुत सारे ग्रुप जो है वहाँ पे बाउंड्री पे एक्टिवेटेड है इंसर्जेंसी। जैसे आप सबको पता होगा कि वहाँ पे इतने सारे ग्रुप हैं कि नाम लेना मुश्किल है कि ये ग्रुप है, ये एथनिक, उन्होंने ग्रेट नागालैंड की मांग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड दैट ऑफ द कंट्री डज नॉट बिकम ए चाइनीज प्ले ग्राउंड। एक तो वहाँ की जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंटी ग्रुप है उसको तो एक मौका ना दे देना, दूसरा चाइना को वहाँ पे रोल प्ले नहीं करने देना कि प्ले ग्राउंड बना दे म्यांमार को, वो जैसे बहुत सारे लोगों ने अफगानिस्तान को बना दिया था। तो सेम चीज़ें इंडिया, क्योंकि इंडिया का नेबर है और इंडिया जो है वो इस तरीके से सोच भी नहीं सकता है। इसी के क्रम में क्या हुआ, लास्ट व्हेन द फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला विजिटेड नाइपैदो, ही नॉट ओनली डिस्कस दिल्ली, ये उनकी राजधानी का नाम है, और नॉट ओनली डिस्कस दिल्ली सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक इशू कि दिल्ली की क्या सोच है, कैसे स्ट्रेटजिक इशू बना सकते हैं, बट ऑल्सो एम्फेसाइज इंडिया इंटरेस्ट इन सीइंग म्यांमार रिटर्न टू डेमोक्रेसी। और हम तो चाहते हैं कि म्यांमार डेमोक्रेसी के कदम पे वापस आए एज सुन एज पॉसिबल या एट एज द अर्लीस्ट रिलीज ऑफ। और उसके साथ साथ हमें यह भी श्योर करना है कि रिलीज ऑफ डिटेनी, जितने लोगों को प्रिजनर्स को आपने पकड़ा है, और कंप्लीट सेसेशन ऑफ ऑल वायलेंस, और जितने भी आप वायलेंस कर रहे हैं उसको आप बंद करें। ही ऑल्सो मीट सम एनएलडी लीडर्स जो चुन के आई थी 2020 में, उनसे भी मिले, हु वेयर नॉट इन प्रिजन, और जो प्रिजन में नहीं है, प्रिजन में तो उनकी हेड है। द इलीगल माइग्रेंट्स, अब देखो और देखो कहानियां सुनो। द इलीगल माइग्रेंट्स माइग्रेशन ऑफ ट्राइबल कुकी चीन, जो ट्राइबल है पीपल इनटू द इंडिया, जो म्यांमार में जो कुकी चीन लोग हैं ट्राइबल्स, वो म्यांमार से मूव करके कहाँ आ रहा है, जो यहाँ पे आ रहा है इंडिया में, मणिपुर में, और वो उसकी एक रीजन जो है मैती और कुकी काज को है, वो उसको भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। तो म्यांमार में कोई चीज़ शुरू हुआ, म्यांमार के अपने प्रॉब्लम थे, वहाँ के जो ट्राइब हैं वो भाग के मणिपुर और मिजोरम की ओर आ रहे हैं, और मणिपुर की जो खुद की जो स्थिति खराब है उसको और ख़राब कर रहे हैं, समझ रहे हो। While the Metis have accused these illegal migrants and alleged narco terror network, so जो मैतीज लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अपने साथ नार्को टेरर नेटवर्क्स भी लेके आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग, और वहाँ से आप सबको पता है कि ड्रग्स की भी बात होती है बहुत सारे, तो कॉमन चीज़ मैं नहीं डिस्कस करता। along with India Myanmar border of fomenting trouble in the state and the Kukis have blamed। तो कुकीज क्या कहते हैं कि कुकी कहते हैं कि मैती हिमसेल्फ यूजिंग ए एथनिक क्लीनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैतीज कह रहे हैं कि आप लोग आ रहे हो उधर से तो बहुत सारे आर्म्स, गन्स, ड्रग्स ये लेके आ रहे हो, और मैतीज यहाँ के लोगों को, मणिपुर की स्टेबिलिटी को ख़राब कर रहे हो। कुकीज़ कह रहे हैं कि नहीं, आप एथनिक क्लीनिंग करने की कोशिश कर रहे हो, कि आप जो कुकीज़ है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो चीज़ें हैं, और यही चीज़ें हैं, ये डिस्प्यूट बड़ा हो गया, अभी तक जो है इंडिया में सॉल्व नहीं हुआ है।
अब जो यूएनएससी में जो था, कुछ लोग जो थे यूएनएससी में म्यांमार को लेके जो है वो गए थे। इन दिसंबर इंडिया along with Russia and China abstained on the first ever resolution adopted by United Nations Security Council on Myanmar। सो यूएनएससी की जब म्यांमार के ऊपर मीटिंग हुई थी तो इंडिया, चाइना और रसिया जो था वो एब्सेंट हो गया। द रेजोल्यूशन कॉल्ड फॉर एंड टू, रेजोल्यूशन क्यों आया था? एंड टू वायलेंस एंड द रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर इंक्लूडिंग सुई की। तो आप उसको समझना है कि इनको रिलीज करने की बात हो रही थी, इसके लिए ये रेजोल्यूशन लाया गया था। इन हिज न्यू ईयर स्पीच जनरल मीन ओंग, नए साल के उपलक्ष्य में उन्होंने बहुत सारे लोगों को थैंक्ड किया, मिलिट्री ने वहाँ के। और किसको? वी आर क्लोजली वर्किंग विद नेबरिंग कंट्रीज सच एज चाइना, इंडिया, थाईलैंड, लाओस। और बोला कि इंडिया, चाइना, रसिया जो जो हेल्प किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो इंडिया ने एक टाइम पे तो मिलिट्री का हेल्प कर दिया। तो ये तो वहाँ के लोगों के लिए तो एक टाइप का डिफीट हो गया कि अगर आप बोलते हो कि मुझे डेमोक्रेसी में बिलीव करते हो और आप वहाँ के जो एलिगेशंस लगे हैं मिलिट्री के ऊपर, उसके ऊपर अगर यूएनएससी में डिस्कशन होना चाहता है, आप वहाँ पे एब्सेंट हो जाते हो, तो वहाँ के लोगों के तो आप जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वहाँ वीक हो गए ना आप। तो इंडिया को क्या सोचना चाहिए? तो शुड इंडिया रिकंसिडर टाई विद जोनता? तो आप ये इसके बारे में सोचना चाहिए कि इंडिया की सोच क्या होनी चाहिए कि वहाँ के मिलिट्री के लोगों का साथ दे कि वहाँ के लोगों का साथ दे। क्या वहाँ के लोग ही वहाँ के मिलिट्री हैं या वो मिलिट्री जो है वहाँ के लोगों के ऊपर कब्जा कर रखा है? तो वो चीज़ों में हमें समझने की जरूरत है। देयर आर रिपोर्ट दैट मिलिटियाज बैक्ड बाय द जोनता टू फाइट द पीडीएफ आर मैंड बाय नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप सच एज द मणिपुर पीपल लिबरेशन आर्मी। सो ये आपको एक चीज़ तो ये समझ में आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ तो समझो। कुछ रिपोर्ट ऐसा कहते हैं कि मिलिटिया बैक्ड बाय द जोनता, जो भी मिलिटियाज हैं बैक्ड बाय द जोनता टू फाइट द पीडीएफ आर मेंड बाय नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप सच एज मणिपुर पीपल लिबरेशन आर्मी। कुछ लोग जो हैं यहाँ के लोग जो है वहाँ के मिलिट्री से लड़ रहे हैं। सो अगर आप उस चीज़ को अगर इस तरीके से देखते हो कि अगर यहाँ पे फाइट हो रहा है और एक ग्रुप जो है वहाँ इंडल्ज है क्राइम में, तो वो इसका इम्पैक्ट कैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के ऊपर पड़ेगा वो देखने की ज़रूरत है। लोकल पीडीएफ जो है कुछ जगह पे जो सरकार के खिलाफ, वहाँ के मिलिट्री के खिलाफ लड़ रही है, वो कुछ जगह पे पैरेलल गवर्नेंस बना लिया है और कुछ एरिया में तो उसको समझने की जरूरत है कि कंट्रोल मच ऑफ द एरिया वेयर इंडिया इज बिल्डिंग ए ट्राइलेटरल हाईवे। और इंडिया ने जो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड के साथ जो हाईवे बनाना चाह रहा था उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है वहाँ के पीडीएफ ने। पीडीएफ कौन है? वहाँ के जो प्राइवेट आर्मी है जिन्होंने बनाया है अभी, जिसको नेशनल यूनियन गवर्नमेंट वहाँ के जो उसने बनाया है, एनयूजी जो बनाया है, उसका एक आर्मी है खुद का। सो अगर वो वहाँ पे कंट्रोल कर लेगा तो मिलिट्री के पास पावर नहीं है। और फिर कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो भी जो है वो दाव पे लग जाएगा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया क्या करना चाहिए? मिलिट्री के साथ जाना चाहिए कि या फिर पीडीएफ के साथ जाना चाहिए, वो देखने की ज़रूरत है। वन ऑफ द प्रोजेक्ट गोज थ्रू कुछ तो प्रोजेक्ट जो है मणिपुर के अपोजिट मिजोरम के आसपास भी है, वो भी देखने की ज़रूरत है। तो ये हो गया द मैक्सिमम फाइटिंग बिटवीन जोनता एंड द पीडीएफ इन दीज टू एरिया, एनी वर्क इन दीज एरिया। अब यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इन दो एरिया में अगर इनका अगर कंट्रोल रहेगा, पीडीएफ का कंट्रोल रहेगा, तो वहाँ पे जो है डेफिनेटली जो है वहाँ के लोकल पीडीएफ का जो कंट्रोल होगा, तो आपको मिलिट्री के साथ अगर आप रिलेशन बना के रखोगे भी तो भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो एरिया तो कंट्रोल में उनके है ही नहीं। मीनवाइल फ्लो ऑफ रिफ्यूजी हैज मेड ए म्यांमार टर्मोइल ए कंसर्न फॉर इंडिया। उसके बाद रिफ्यूजी, इतने सारे रिफ्यूजी अगर अनस्टेबल रहेगा तो वो अपने स्टेट छोड़ के, अपनी कंट्री छोड़ के ऑफकोर्स नियरेस्ट जो भी स्टेट है वहाँ भागेंगे। और यही रीजन है कि मिजोरम में आप 40,000 लोग देखोगे, म्यांमार में 3,000, अरुणाचल में 150, नागालैंड में इतने सारे रिफ्यूजी जो हैं वो म्यांमार से भागते हुए इंडिया में आ गए। दिल्ली विच इज़ नॉट ए सिग्नेटरी, ये मैंने आपको बता ही दिया। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ रिफ्यूजी को हमने साइन नहीं किया है, तो आपको जो है वापस जो है अपने कंट्री में वापस जाना पड़ेगा। और ये तो ठीक है, कुछ तो ये तो रिफ्यूजी लोग हो गए। इवन जो वहाँ पे पार्लियामेंट पे जो चुन के गए थे कुछ लोग, वहाँ के पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं वो भी इंडिया में जाके रह रहे हैं। 30 लोग के आसपास जो है रिफ्यूजी में आपको दिखने को मिलेंगे। पार्लियामेंट वहाँ के जो चुनी हुई सरकार में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो लोग मिजोरम में रह रहे हैं, 2 लोग दिल्ली में रह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए एनयूजी में, नॉट जनता में। वहाँ के मिलिट्री में नहीं करना चाहिए बल्कि जनता में करना चाहिए। वहाँ के जनता, जुनता नहीं, वहाँ की जनता, दैट इज कॉल्ड एनयूजी, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जो बहुत लोगों की अलग अलग पार्टियों से मिलके बना हुआ है और मिलिट्री के खिलाफ फाइट कर रहा है।
और ये इंडिया का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे पेपर। ये वाला जो न्यूज़ था वो उसको मैं बनाने की कोशिश किया हूँ, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के वीडियो को थोड़ा सा लिबर्टी दें, क्योंकि लगातार जो है वो रनिंग नोज है मेरा आज। सो फिर भी मैंने बनाने की कोशिश किया है। सो तब तक